हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी के अकॉर्डिंग, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट अलग तरह के होंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट अलग तरह के होंगे, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट अलग तरह के होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आते हैं आपके अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन आपके हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और एक स्पेसिफिक नए तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपका है ई कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में आप सब जानते हैं। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आपके दो तरह के, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी और यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सबके बारे में हम अभी डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डेफिनेशन से चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, यहां हमने एक बार रोक दिया। ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जहां हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे होंगे वो हमारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन अभी खत्म नहीं हुई है, पूरी डेफिनेशन हम देखते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एंड हैविंग ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एंड हैविंग ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ठीक है, तो कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जहां भी वर्ड आ रहा है वही आपके लिए क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली बात होती है कि वो एक एग्रीमेंट हो और साथ में उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के सारे एसेंशियल्स मौजूद हो, और सारे एसेंशियल्स आपके गिवन होंगे सेक्शन 10 में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड यानी बेकार है, और एग्रीमेंट यानी कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। तो डेफिनेशन सिंपल सी है, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, या मैं इसको ऐसे बोल दूं, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, जो एनफोर्सिबल नहीं है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? एनफोर्सिबल बाय लॉ, और जो एनफोर्सिबल नहीं है वो क्या रह जाएंगे? आपके एग्रीमेंट ही रह जाएंगे। और वो कौन सा एग्रीमेंट है? आपके वॉइड एग्रीमेंट। हालांकि सब एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट नहीं होते। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स ने वाई को बोला, तुम मुझे 5,000 रुपीज पे करो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगा। ठीक है, अब ये किस तरह की बात है? देखो, बेकार सी बात है। आसमान से तारे तोड़ के लाना इम्पॉसिबल है, यानी कि ये फालतू बात है। और फालतू बात मतलब एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा? वॉइड। ठीक है, तो एग्रीमेंट आपका हो गया वॉइड। डेफिनेशन आपकी क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब, देखो दोनों वर्ड्स है, वॉइड भी है, बेकार भी है, और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी इसमें दिया हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इसमें गिवन है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वॉइड भी हो गया। कैसे होगा इसको देखते हैं हम। डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल ड्यू टू सम रीजन। ड्यू टू सम रीजन, एनफोर्सिबल नहीं है ड्यू टू सम रीजन, किसी रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार सेल करने के लिए प्रॉमिस किया फॉर ₹20 लाख। ठीक है, एक्स ने वाई को कार देने का वादा कर लिया 20 लाख रुपए में। अभी डिलीवरी की डेट कुछ अलग है, आगे की डेट है, फ्यूचर की डेट है, और वो डेट आने से पहले कि
कार डिस्ट्रॉय हो गई, कार डिस्ट्रॉय हो गई, क्या अब उस कार को सेल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पार्टीज की डेथ हो गई, किसी एक पार्टी की एक्स की डेथ हो गई या वाई की डेथ हो गई, क्या अब उसे बेचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि देखो इनिशियल लेवल पर ये क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देखो इसमें ट्रू पार्टीज थी, ऑफर था, एक्सेप्टेंस थी, कंसिडरेशन था, एनफोर्स बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ था, यानी कि ये आपका क्या था, वैलिड था। लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये एनफोर्सेबल नहीं रहा, बाद में क्या हो गया, वॉइड हो गया। ड्यू टू सम रीजन, रीजन कुछ भी हो सकता है, पार्टीज की डेथ होना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने पर क्या लगा दिया हो, बैन लगा दिया हो, या फिर गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो ये सारी ही सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड होते हैं लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हो जाते हैं, वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस यही है। वॉइड एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो आपका एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है इनिशियली वॉइड, शुरू से वॉइड, शुरू से बेकार। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपका पहले क्या होता है, वैलिड होता है और बाद में क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम जहां भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड देखेंगे उसका मतलब एक तरीके से ले लेंगे कि भाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें साथ में लिखा वॉइड एबल, वॉइड भी हो सकता है। डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे ये क्या होगा, वैलिड होगा, दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर नहीं होगा। और वो एक पार्टी के लिए हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी पार्टी होगी, एग्रीव्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई की कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखी, बोला अपना 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए का फ्लैट जो है वो मुझे चाहिए, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। चलो वैसे तो वो बिना कुछ अमाउंट पे किए हुए भी ले सकता है, लेकिन उसने कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दिया और बोला मैं 50 लाख रुपए का जो आपका फ्लैट है वो 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। अभी बेचारा मिस्टर वाई जो है वो क्या करता, मरता क्या ना करता, उसने कहा ठीक है आप, मैं बेचने के लिए तैयार हूं। अब इसमें वैसे देखा जाए तो सब कुछ ओके है, क्योंकि ये कनपट्टी पे रिवॉल्वर वाली बात सिर्फ 2 लोगों को पता है, उसके अलावा किसी को पता नहीं है। जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक किसी को पता नहीं लगेगा। घर जाके चुपचाप मिस्टर वाई बैठ जाए कि ठीक है मकान गया तो गया, जान तो बच गई। तो उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो एक्स ने वाई को ऑफर किया है, वाई को ऑफर किया, वाई ने एक्सेप्टेंस दे दी, कंसिडरेशन है दोनों के लिए। हाँ, एक के लिए फ्लैट कंसिडरेशन है, एक के लिए 2 लाख रुपीज कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन कुछ होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, कुछ होना चाहिए, पूरा हो ये जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपए कंसिडरेशन है, दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन हो गया, क्या बन गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कौन सा है, बिजनेस एग्रीमेंट, सेल परचेज से रिलेटेड है और एग्रीमेंट है तो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया बिजनेस एग्रीमेंट। क्या बन गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी चुपचाप बैठ जाते हैं तो ये क्या है, वैलिड है। लेकिन मिस्टर वाई के दिमाग में ये है कि मैंने 50 लाख रुपए का मकान 2 लाख रुपए में कैसे दे दिया। वो कोर्ट की मदद लेंगे, कोर्ट को जाकर बोलेंगे कि भाई जो मैंने हाँ की थी वो मेरी मर्जी से नहीं थी, वो जबरदस्ती मुझसे हाँ करवाई गई थी। ठीक है, जबरदस्ती मुझसे उन्होंने हाँ करवाई थी, कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के मुझसे हाँ करवाई थी। तो इस सिचुएशन के लिए वो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं कि मैंने मेरे साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, आप इसे वॉइड डिक्लेयर करवा दो। तो कोर्ट इसे क्या करवाएगा, वॉइड डिक्लेयर करवाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड था, लेकिन ये वॉइड भी हो सकता है। अभी देखो दोनों एक साथ तो नहीं होंगे। अगर आपने वैलिड मान लिया है तो ये क्या रहेगा, वैलिड। अगर आप इसे वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहते हो तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, 2 ऑप्शन यहां पर आते हैं, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लो या फिर आप उसे वॉइड डिक्लेयर करवा लो। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन किसके पास है वॉइड डिक्लेयर करवाने का, ये है एग्रीव्ड पार्टी के पास। तो हमने इसके लिए देख लिया है ऑलरेडी डेफिनेशन में, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट बिल्कुल सिंपल सा है, जिसे करने के लिए लॉ ने मना किया है, फॉरबिडन बाय लॉ, वो आपके होते हैं इलीगल एग्रीमेंट।
अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने बोला वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जहां भी आया हमने क्या नाम दिया इसको, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड भी है, और वैलिड तो कब होता है, जब एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है, लेकिन साथ में इसमें क्या लिखा हुआ है, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिबल, एनफोर्सिबल भी नहीं है, तो भाई ये है क्या, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल ड्यू टू टेक्निकल रीजन। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में डिफरेंस है। वहां क्या था, ड्यू टू सम रीजन, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू टेक्निकल रीजन, ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो वैसे तो वैलिड है, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो एनफोर्सिएबल नहीं है। ऐसा देखो कौन से केसेस में होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने वाले जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, वो एग्रीमेंट आपके रिटर्न होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए प्रॉपरली। ये आपका बोलता है सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है कि जितने भी आपके प्रॉपर्टी को सेल करने के ट्रांजेक्शन है वो रिटर्न होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए और प्रॉपरली साइन होने चाहिए। लेकिन आपने इस तरह के इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के एग्रीमेंट वर्बली कर ली, अभी कल को मान लो वर्बली एग्रीमेंट कर लिया मकान खरीदने का बेचने का, और सामने वाली पार्टी मना कर दे, तो हम कोर्ट में किस बिहाफ पर जाएंगे। कोर्ट तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यही बोलेगा कि लाइए डॉक्यूमेंट, जिसके नाम पर डॉक्यूमेंट होंगे मकान उन्हीं का है। तो इस तरह से जो आपका एग्रीमेंट हुआ है वर्बली, वो एग्रीमेंट आपका एनफोर्सिएबल नहीं हो पाए। वैसे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रिटर्न भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। वर्बल किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई जहां वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेंगे। तो ये एक तरह से वैलिड तो है, लेकिन यहाँ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से ये अब कोर्ट में एनफोर्सिबल नहीं रहा। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कर दो, अगर आप टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कर दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वापस से क्या हो जाएगा, एनफोर्सिएबल हो जाएगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट में, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बार वॉइड हो गए फिर फॉरएवर के लिए क्या रहेंगे, वॉइड रहेंगे, उन्हें कभी वैलिड डिक्लेयर नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, ड्यू टू टेक्निकल रीजन अनएनफोर्सिएबल है। अगर इनका टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव कर दिया जाए तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या, an agreement which is not enforceable due to technical defect, due to technical reason। और जैसे ही टेक्निकल डिफेक्ट्स को रिमूव किया जाएगा वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वैलिड। ठीक है, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकंड हमारा आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला लेंगे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब जो हमने क्लियरली किया है। अब क्लियरली कैसे होगा, या तो वो रिटर्न हो सकता है या फिर वो वर्बल हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह के हो सकते हैं, मैं भी रिटर्न मैं भी वर्बल। सेकंड आता है आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, इसके लिए सिर्फ इतना बोला है कि जो ना लिख कर किए हैं ना बोल कर किए, जो ना रिटर्न है ना वर्बल है, बस ये हो गए अपने आप। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट है आपके, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस आई, हमने बस को हाथ दिया, बस रुकी, हम बैठ गए, डेस्टिनेशन पर उतर गए, सामने वाले को किराया दिया, किसी से कुछ बोलने की या लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। ये किस तरह, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है कि आपने जैसे ही हाथ दिया यानी कि ऑफर है, उसने बस रोकी यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस है। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अपने आप एटीएम पर गए, कार्ड स्वैप किया, पैसे निकाले और वापस आ गए, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी बैंक के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के एग्रीमेंट है जो आपके इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी आधे अधूरे कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, पहली बात, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरा होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आधे अधूरे कॉन्ट्रैक्ट। अब चार बातें इसके लिए आपको याद रखनी है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये लॉ ने हमारे ऊपर फोर्स किए, थोप दिए हमारे ऊपर। ठीक है, पार्टीज ने इंटेंशनली नहीं किए,
पार्टीज ने इंटेंशनली नहीं किए, ये हमारे ऊपर थोपे। क्यों थोपे? इसके पीछे भी एक रीजन है, एक डॉक्ट्राइन, एक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी क्या बोलता है? नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, नो वन, कोई किसी दूसरे के खर्चे पर अपने आप को अमीर नहीं बना सकता है। कोई किसी दूसरे के खर्चे पर अपने आप को अमीर नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये चार बातें आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए याद रखनी है। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि हमें रास्ते में किसी का वॉलेट मिला, ठीक है, गिरा हुआ मिला, हमने उठा लिया। ठीक है, हम उसे पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन एक तरह से वो किस तरह का लगेगा कि जैसे हमने कोई चोरी कर ली है या ऐसे छुप छुप के उठा लिया। तो ये हमारा मन गवा नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि एक्चुअल में वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी जो प्रिंसिपल है बेसिकली यही बोलता है कि सब इक्वल है, जो आपका है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरा है। मैं आपकी प्रॉपर्टी को अपना नहीं बोल सकता, आप मेरी प्रॉपर्टी को अपना नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो हमारे ऊपर ऑटोमेटिक क्या आया? ऑब्लिगेशन आया। जिसको वो मिला उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आया कि भैया इसको अपनी पॉकेट में नहीं रखना है, अगर कहीं से पता लग जाए तो इसके ऑनर को सर्च करके और उसे ये वापस रिटर्न करना है। सिर्फ ऑब्लिगेशन आया है, वो भी किस पार्टी का? एक पार्टी का। तो दूसरी पार्टी को तो अभी पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑब्लिगेशन आया है इसलिए हमने इसको क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल में तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप देख लो, पार्टीज ने इसे इंटेंशनली भी नहीं किया है, बस लॉ ने हमारे ऊपर फोर्स किया है। लॉ मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी की वजह से हमारे ऊपर ये बात थोपी गई है कि भाई हमें उस वॉलेट को, उसके एक्चुअल ओनर को सर्च करके उसे वापस करना पड़ेगा। तो ये आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद बात आती है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स फील्ड हम जानते हैं, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस होते हैं आपके एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पार्टीज ने, जहां जैसे दो पार्टी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स ने वाई को कार 20 लाख रुपीज में सेल करने का ऑफर कर दिया। ठीक है, वाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के लिए कंसिडरेशन है, बिजनेस एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया। जहां दोनों पार्टीज अपने अपने वर्क परफॉर्म कर देगी उसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक्स ने कार डिलीवर कर दी, वाई ने 20 लाख रुपीज पे कर दिए, दोनों पार्टीज का काम कंप्लीट हो गया। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे? आपके एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एग्जीक्यूटरी। अब एग्जीक्यूटरी मतलब जहां पार्टीज के वर्क परफॉर्म होने अभी बाकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके कौन से होंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी और यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों पार्टीज के वर्क परफॉर्म होने अभी बाकी है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, उसमें एक्स ने भी कार नहीं दी है, वाई ने भी 20 लाख रुपीज पे नहीं किए हैं, दोनों पार्टीज के वर्क परफॉर्म होने बाकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और जहां एक पार्टी का वर्क परफॉर्म होना बाकी है वो है आपका यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके ओवरऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिए हैं। ठीक है, इसमें आपके अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी आ गए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन आ गए और अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।